आई हो, लड़का हुआ है। जंगल की काली पहाड़ी पर बने एक पुराने घर में अभी अभी एक बच्चे का जन्म हुआ था। काली पहाड़ी पर बना लकड़ी का यह हजारों साल पुराना घर राजस्थान के एक पुराने जिले के बाहर वाले जंगल में था। सफेद कपड़े में लिपटे नवजात बच्चे को अपने हाथों में उठाए दाई उसकी माँ को खुशखबरी दे रही थी, जो सामने बिस्तर पर पसीने से लथपथ लेटी थी कि तभी अचानक दाई के चेहरे की खुशी डर में बदल गई जब बच्चे के नाखून किसी खंजर की तरह बड़े होकर बाहर निकल पड़े। नाखूनों से घायल होकर दाई के हाथ से वो बच्चा छूट गया, लेकिन जमीन पर जा गिरने के बजाय वो बच्चा हवा में ही तैरने लगा। ये देखकर दाई की आंखें फटी की फटी रह गई और गला डर से सूख गया। अपने बच्चे को ऐसे देखकर बिस्तर पर लेटी कामिनी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। काली बंजारा साड़ी पहने वहां खड़ी कामिनी दिखने में लगभग 23-24 साल की थी। बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, पसीने में भीगे बाल और चेहरे पर एक मुस्कान लिए वो अपने बच्चे को देख रही थी। वो इतनी आकर्षक थी कि कोई भी आदमी उसकी बस एक ही नजर के पीछे पागल हो बैठे। दाई कुछ बोल या समझ पाती कि तभी उसकी नजर कामिनी पर पड़ी, जिसकी आंखें किसी जानवर की तरह लाल रोशनी सी जगमगाने लगी और अगले ही पल कामिनी के बच्चे की आंखें भी खुल गईं और अपनी माँ की तरह जगमगाने लगी। और इसी के साथ ही बच्चे के इर्द गिर्द लिपटे सफेद कपड़े के चीथड़े उड़ गए। कामिनी के नाखून भी अपने बच्चे की तरह बाहर निकल पड़े। उसके भीगे हुए बाल जब तक कंधों तक आ रहे थे, अब एक चोटी बनकर जमीन छूने को तैयार थे। तभी जमीन पर लहराती चोटी पर अटकी दाई की नजर कामिनी के पैरों पर पड़ी, जो अब उल्टे हो चुके थे। कामिनी ने अपने दोनों हाथ आगे फैलाए और उसका बच्चा हवा में तैरता हुआ कामिनी के हाथों में चला आया। आज से मौत का डर खत्म, क्योंकि सूर्य नक्षत्र में जन्म लेने वाला मेरा बेटा मुझे अमर बनाएगा। तुम्हें हराने वाला इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। खुशी में डूबी कामिनी ने अपने बच्चे को गले से लगा लिया। जहाँ जंगल के एक तरफ डायन की कोख से एक लड़के ने जन्म लिया था, वहीं आज ही जंगल के दूसरी तरफ नदी के किनारे एक छोटे से घर में लड़की के जन्म की किलकारियां गूंज रही थी। बधाई हो, लड़की हुई है। बिस्तर पर लेटी 26 साल की वैदिका की आंखों में खुशी के आंसू थे, जो दाई के हाथों में अपनी नवजात बच्ची को देखकर फूट पड़े थे। वैदिका दिखने में सांवले रंग और तीखे नैन नक्श वाली थी, जिसके चेहरे पर किसी पुराने कबीले के छोटे छोटे टैटूज बने हुए थे। दाई ने बच्ची को उसकी माँ को सौंपा। तभी वैदिका की नजर अपने बच्ची के हाथ पर गई, जिस पर जन्म के साथ ही एक हल्के नीले रंग का जगमगाता हुआ चांद बना हुआ था। वैदिका कुछ पूछती उससे पहले दाई ने वैदिका और उसके पति अजय को देखते हुए कहा, भविष्यवाणी सत्य थी। सूर्य नक्षत्र में रीवा वंश में एक कन्या का जन्म होगा, जिसके सर पर महादेव का आशीर्वाद और हाथ पे चंद्रमा होगा। और ये कन्या एक दिन सबसे बड़े डायन वंश का विनाश करेगी। इसी के साथ वैदिका और अजय की नजर खिड़की के बाहर सूखे पेड़ों पर पड़ी, जो सालों से सूखे पड़े थे। उन पेड़ों पर जहाँ सालों से एक भी पत्ता नहीं आया था, वो आज अचानक हरे भरे हो उठे। ये इस बात का सबूत था कि भविष्यवाणी सच हो रही थी। तभी अपनी बच्ची की फिक्र में डूबी वैदिका ने कहा, मेरी बच्ची महाशक्तिशाली डायन से लड़ती है। तभी वहाँ मौजूद दाई ने बड़े आश्चर्य और खुशी के साथ कहा, ये दाई भी दिखने में उस पहाड़ी के घर वाली दाई के जैसी ही थी। बूढ़ी, हूबहू वही शक्ल, जैसे उसकी जुड़वा बहन हो। वैदिका ने बिस्तर के सिरहाने उठते हुए दाई से पूछा, सिर्फ डायन से नहीं, डायन के अंश से भी ये एक महाशक्तिशाली गवांश से लड़ेगी। दाई की बात सुनते वैदिका और अजय के मन में अपनी बच्ची के भविष्य को लेकर एक डर सा बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में कामिनी अपने बच्चे को गोद में लिए एक बरगद के पेड़ के सामने आकर खड़ी हो गई और अगले ही पल एक एक करके उसकी चोटी से लटकी हुई 3 और डायनें कामिनी के सामने आकर खड़ी हो गई, जो अपने असली रूप में लाल आंखों के साथ बहुत डरावनी लग रही थी। कामिनी ने उनकी तरफ देखा और अपने बच्चे को उनसे रूबरू करवाते हुए कहा, सर झुकाओ डायनो, मेरा बेटा सिर्फ तुम पर नहीं, पूरे संसार की काली शक्तियों पर राज करेगा। कामिनी की बात सुनकर तीनों डायनें उसके सामने अपने सिर झुकाए खड़ी थी। इस बात से अनजान की बरगद के पीछे खड़ा उस बच्चे का बाप सूर्यभान उनकी बातें सुन रहा था। माथे पर तिलक, गले में सोने की चेन और शाही कुर्ता पैजामा पहने 35 साल के सूर्यभान की आंखों में नमी और चेहरे पर डर छा गया। मेरे बच्चे की मौत डायन है। मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया कि इस डायन के वश में आकर
मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया। सूर्यभान जिले की एक जानी मानी हस्ती था। सूर्यभान की शादी पहले ही बीना नाम की लड़की से हो चुकी थी और अपनी माँ, भाई, भाभी और पत्नी के साथ वो अपने पुरखों की हवेली में रहता था। सूर्यभान कामिनी से पहली बार एक बार में मिला था जहाँ वो नाचा करती थी। पहली नजर में कामिनी का जादू सूर्यभान पर चल चुका था। दोनों छुपते छुपाते मिलने लगे और फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। दोनों के मिलने जुलने के बारे में कई लोगों को पता था, यहाँ तक कि सूर्यभान के परिवार को भी। लेकिन उसकी पत्नी और परिवार ने कामिनी को स्वीकारने से साफ मना कर दिया था। उस तूफानी रात सूर्यभान अपने टूटे हुए दिल के साथ जंगल से सीधा अपनी हवेली आ गया था, जहाँ हॉल में वो अपने परिवार के सामने घुटनों पर बैठा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। मैंने जिस नाचने वाले के लिए अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने परिवार को छोड़ा, वो एक कायर है। ये सुनकर सूर्यभान के परिवार वालों की आंखें फटी रह गईं। वो कुछ बोल पाते कि उससे पहले एक और सच ने उनकी जबान पर बर्फ और आंखों में आंसू जमा दिए। मैं जानता हूँ आप लोग मुझे कभी माफ नहीं करोगे, लेकिन मेरे बेटे ने तो कोई गलती नहीं की है। हाथ जोड़ता हूँ, बचा लो उसे, वरना वो डायन है, अपने बच्चे को ही खा जाएगी। तूने धोखा अपनी पत्नी को दिया है ना, फैसला भी उसे ही लेने दे। अपनी माँ की बात सुनते सूर्यभान अपने पैरों पर खड़ा होकर बीना के पास गया और हाथ जोड़कर अपनी उम्मीद भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। फिर बीना ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसा कहा जिससे सबके दिल पिघल गए और होश उड़ गए। हम उस बच्चे को बचाएंगे माँ जी, लेकिन उस डायन से लड़ेंगे कैसे? इस लड़ाई में हमारी मदद सिर्फ वही कर सकते हैं। कौन? बीना ने अपनी सांस से पूछा, जिसका जवाब सुनकर वहां सबके कान खड़े हो गए। रीवा वंशी। रीवा वंशी, जिसके वंशज थे अजय और वैदिका। सूर्य नक्षत्र वाली रात को गुजरे कुछ महीने बीत चुके थे। फिर एक दोपहर अजय और वैदिका अपनी बच्ची गौरी के साथ अपनी गाड़ी में पहाड़ी के पीछे जंगल किनारे वाली कच्ची सड़क से गुजर रहे थे। बढ़ते दिनों के साथ गौरी के भविष्य को लेकर उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। इस बात से अनजान कि जिस भविष्य की उन्हें चिंता सता रही थी, वो भविष्य उनसे अब ज्यादा दूर नहीं था। अजय और वैदिका अपनी बच्ची के साथ शहर की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक गर्म हो जाने की वजह से उनकी गाड़ी बंद पड़ने लगी और बोनट से धुआं उठने लगा। अजय उतरकर गाड़ी के आगे गया और जैसे ही उसने बोनट उठाया, उसमें से गर्म भाप का एक भपकारा बाहर निकला। उसने गाड़ी को ठंडा करने के लिए वैदिका से कहकर गाड़ी के अंदर रखी पानी की बोतल मंगवाई, जो पीछे वाली सीट पर बैठी गौरी के पास ही रखी थी। वैदिका ने बोतल उठाई और अपनी बेटी के सिर को चूमते हुए अजय के पास वापस लौटी, लेकिन वो गाड़ी के पीछे वाला दरवाजा बंद करना ही भूल गई। तभी अचानक एक रोते हुए बच्चे की आवाज गौरी के कानों में सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो खुले दरवाजे से उतरकर अपने हाथ और पैरों पर धीरे धीरे चलते हुए सड़क किनारे से जंगल के अंदर उतर गई। जाहिर था कि यह आवाज सिर्फ गौरी ही सुन पाई थी, उसके माँ बाप नहीं। गौरी जैसे जैसे जंगल में और अंदर उतरती गई, बच्चे के रोने की आवाज और बढ़ती गई और फिर अचानक वो एक बड़े से बरगद के पेड़ के सामने आ पहुंची, जहां जमीन पर लाल सिंदूर की बनी एक चक्रव्यूह समान आकृति के बीचों बीच एक बच्चा लेटा रो रहा था। उस बच्चे के सीने से एक सुनहरी रोशनी ऊर्जा के रूप में निकलकर तीनों डायनों की तरफ जा रही थी, जो उस चक्रव्यूह के बाहर बैठी कुछ तांत्रिक क्रिया कर रही थी। ये तीनों डायने वही थी जिनसे मिलने कामिनी सूर्य नक्षत्र के दिन आई थी, और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि कामिनी का दावंश विहान था। और ये वही बरगद का पेड़ था जहाँ सूर्यभान को कामिनी की सच्चाई का पता चला था। वहीं दूसरी तरफ सड़क किनारे जब गाड़ी ठीक होने के बाद वैदिका पीछे आई तो खुला हुआ दरवाजा और गौरी को गायब देखकर उसके होश उड़ गए। गौरी! यहाँ जंगल में गौरी चलते हुए चक्रव्यूह तोड़कर विहान के पास गई, जिसका रोना गौरी को देखकर मुस्कुराहट में बदल चुका था। विहान ने हंसते हुए गौरी की तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे ही दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, उस सुनहरी रोशनी से वहां एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके धक्के से तीनों डायने उड़ते हुए पेड़ की दूसरी तरफ जा गिरी और उसी समय जंगल से चलती हुई कामिनी भी पेड़ तक डायनों के पास आ पहुंची, जहाँ उसकी नजर सामने बैठी गौरी पर पड़ी। हर डायन ने ये भविष्यवाणी सुनी है कि एक बच्ची पैदा होगी जो सर्वशक्तिशाली डायन वंश को समाप्त कर देगी। ये बच्ची वही है। कामिनी की बात सुनकर तीनों डायने घबरा कर उठी कि तभी कामिनी के कानों में कुछ लोगों की वहां आते हुए आवाज सुनाई दी, जो अजय और वैदिका थे और अपनी बच्ची को ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहे थे। कामिनी एक सही मौके की तलाश में तुरंत ही विहान और बाकी डायनों के साथ वहां से गायब हो गई। इसी तरह कुछ और महीने बीत गए। सूर्यभान कामिनी और अपने बच्चे से मिलता रहा, अपने दिल में कामिनी का सच लिए।
फिर एक दिन वो हुआ जिसकी उम्मीद कामिनी को बिल्कुल भी नहीं थी। चलो कामिनी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने घर वालों से बात कर ली है और सब ने तुम्हें अपना लिया है। अब ये घर तुम्हारा ही है। कामिनी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस परिवार का वो हमेशा से एक हिस्सा बनना चाहती थी, आज उसी परिवार ने खुद उसे अपना हिस्सा बनने का न्योता भेजा था। एक परिवार, पति का नाम, एक बच्चा, आखिरकार उसे वो सब मिलने जा रहा था जिसकी तलाश उसे सदियों से थी। सूर्यभान उसे और रेहान को अपने साथ हवेली ले आया था, जहाँ दरवाजे पर उनके गृह प्रवेश के स्वागत के लिए रेहान की माँ रश्मि और उसका बड़ा भाई हाथ में फूलों की थालियां और मालाएं लेकर खड़े थे। खुशी में भीगी नम आंखों से कामिनी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी आप लोग मुझे ऐसे अपनाएंगे। कामिनी की नजर पड़ते ही घर वालों के हाथों में सजे ताजा फूल पल भर में ही अचानक मुरझाकर सूखी लाशों में बदल गए। और अब जो होगा उसकी भी तुम्हें उम्मीद नहीं होगी। सूर्यभान की माँ की बात सुनकर कामिनी को कुछ अजीब लगा। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो हुआ जिसकी उम्मीद उसने पहले कभी नहीं की थी। सामने खड़े घर वालों ने थाली में रखे फूलों के नीचे छुपे हुए हथियार निकालकर कामिनी पर तान दिए। जो कामिनी अब तक घर वालों के प्यार की उम्मीद में थी, अब वो चाकू, तलवार और बंदूक की नोक पर खड़ी थी। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कामिनी जैसे ही पीछे मुड़कर भागने को तैयार थी कि तभी पीछे खड़े सूर्यभान ने उसका रास्ता रोक दिया। और तभी सूर्यभान की भाभी रश्मि ने कामिनी के ऊपर गंगा जल छिड़का, जिससे कामिनी की त्वचा जलने लगी और मौका पाकर बीना ने कामिनी की गोद से रेहान को छीन लिया। आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा लिए कामिनी अगले ही पल अपने डायन रूप में आ गई। लाल भयंकर आंखें और खंजरों से तीखे नाखूनों के साथ वो बीना की ओर बढ़ी कि तभी सूर्यभान के भाई ने राइफल से उस पर गोली चलाई। गोली से डायन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी आवाज से रेहान डर गया और डर के मारे उसके नाखून बाहर आकर बीना के हाथ में घाव कर गए। बीना समझ चुकी थी कि रेहान की जिम्मेदारी जो उसने उठाई थी, उसका सफर आसान नहीं होने वाला था। वहीं कामिनी ने एक बार फिर रेहान की तरफ बढ़ने की कोशिश की कि तभी सूर्यभान ने उस पर तलवार से वार किया, जिससे वो घायल हो गई। सूर्यभान और उसके भाई ने मिलकर कामिनी पर निरंतर वार करने शुरू कर दिए। उनसे बचते बचाते घायल कामिनी हॉल की दीवारों पर चढ़ते हुए ऊपर बालकनी तक जा पहुंची, बिल्कुल किसी मकड़ी या छिपकली की तरह। फिर उसने नीचे बीना की गोद में मौजूद अपने बच्चे को एक ममता भरी नजर से देखा और फिर मौके की गंभीरता को समझते हुए वहां से कूदकर भाग खड़ी हुई। हवेली से भागने के बाद कामिनी जख्मी हालत में वापस जंगल लौटी। उसी बरगद के पेड़ के नीचे बाकी डायनें भी मौजूद थीं। लड़खड़ाती कामिनी को उसकी डायनों ने संभाला और अपनी शक्तियों से उसके घाव भरने लगी। वैसे तो डायनों पर मामूली हथियारों से किए वार कुछ ही देर में खुद ब खुद भर जाया करते थे, लेकिन इस वक्त डायनों की शक्ति कमजोर होने के कारण कामिनी को लौटकर बाकी डायनों के पास आना पड़ा। कामिनी गुस्से से लाल हो चुकी थी। तभी उनमें से एक डायन ने कहा, हमें दावत को वापस लाना होगा। जिसका जवाब देते हुए कामिनी ने गुस्से से कहा, लाएंगे, लेकिन उससे पहले उस चिंगारी को बुझाना होगा जो बड़ी होकर डायन वंश को समाप्त करेगी। उस बच्ची का पता चला? इसके बाद कामिनी अपने साथ वाली डायनों को लेकर वैदिका और अजय के घर के लिए निकल पड़ी। यहाँ अपने घर पर मौजूद वैदिका के मन में आज सुबह से ही बेचैनी और डर ने अपना घर बनाया हुआ था। उसे सुबह से ही कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। अपनी घबराहट के चलते वैदिका ने अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिए महादेव की मूर्ति के आगे एक दिया जलाते हुए प्रार्थना शुरू कर दी। लेकिन तभी अचानक एक तेज हवा के झोंके के साथ दिया बुझ गया और वैदिका का दिल बैठ गया। एक अनजान डर से परेशान वैदिका ने गौरी को अपनी गोद में उठाया ही था कि तभी अजय भागता हुआ वहां पहुंचा। आखिर वही हुआ जिसका डर था। वैदिका का अनजान डर डायनों के रूप में चलता हुआ उसके घर की ओर बढ़ रहा था। वेदिका सुनो, तुम्हें करना होगा। वेदिका हमारी बच्ची को बचाने का एक ही रास्ता है। वेदिका, पीछे के रास्ते से मैं डायन को रोकता हूँ। अजय ने वैदिका और गौरी को गले से लगाया और फिर बहुत समझाने के बाद वैदिका अपनी बच्ची को पीछे के रास्ते से लेकर भाग गई। तभी एक जोर के धमाके के साथ घर के आगे का दरवाजा टूट कर गिरा, जिसके पीछे खड़ा अजय उछलकर दीवार से टकराया और नीचे गिर पड़ा। कामिनी चलते हुए अंदर आई। कहाँ है तुम्हारी बच्ची? कामिनी को जवाब देते हुए अजय ने अपने पैर में बंधा खंजर निकाला और कामिनी पर तानते हुए बोला, बच्ची तुमसे दूर है। जहाँ एक तरफ कामिनी और बाकी डायनें अजय को घेरे थी, वहीं दूसरी तरफ वैदिका अपनी बच्ची को लेकर नदी किनारे होते हुए शहर की तरफ भागे जा रही थी।
लेकिन उसे पता था कि डायन किसी भी वक्त उसे ढूंढती हुई वहां आ पहुंचेगी। वो नदी किनारे एक जगह रुक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी को किस तरह डायन से बचाए। तभी उसकी नजर एक लकड़ी की टोकरी पर पड़ी जो नदी किनारे पड़ी हुई थी। वेदिका ने अपनी बच्ची के सिर को चूमा और आंसुओं ने उसकी आंखों में अपनी जगह बना ली। जब तक तुम इस ममता की डोर से बंधी रहेगी ना, बहन तुझे ढूंढ लेगी। इसलिए आज मैं डोर तोड़ रही हूँ। तुझे कुछ से कोई गलती हो सके तो माफ कर देना अपनी माँ को बेटा। फिर वेदिका ने बच्ची के हाथ पर बने चांद पर अपना हाथ रखते हुए आंखें बंद की और मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने लगी। तभी बच्ची के हाथ पर वही नीली रोशनी जगमगाने लगी और उसके हाथ पर बना चंद्रमा एक नीली मणि के रूप में बाहर आकर वेदिका के हाथ में आ चुका था। वेदिका ने अपनी आंखें खोली जो नम थी। ये वो मणि है जिसमें तेरी सारी शक्तियाँ, जब तू बड़ी हो जाएगी ना तभी शक्तियाँ तुझे खुद ढूंढेंगी। वेदिका ने अपनी बच्ची के सिर को चूमते हुए उसे उस टोकरी में लेटा दिया। आज ये माँ अपनी बेटी आपको सौंप रही है। मेरे विश्वास की लाज रखिएगा। वेदिका ने भगवान से अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना की और फिर उसे एक नजर देखने के बाद टोकरी के साथ उसे नदी में बहा दिया। अपनी माँ से दूर होने का एहसास गौरी को घेर चुका था, जो उसकी रोती हुई आवाज और आंसुओं में साफ झलक रहा था। वेदिका ही जानती थी कि किस तरह उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बच्ची को यूं भगवान के भरोसे पानी में बहा दिया था। अपने आंसू पोंछकर वेदिका ने अपने आप को संभाला और पीछे मुड़कर वापस घर की तरफ निकल पड़ी। नदी का बहाव उस दिन कुछ ज्यादा ही तेज था। ऐसा लग रहा था पानी में मानो प्रचंड तूफान आ उठा हो। देखते देखते वो टोकरी तेज बहाव की चपेट में आकर डूबने लगी। पानी टोकरी में आने लगा कि तभी अचानक पानी के नीचे एक हलचल सी उठी। दूसरी तरफ अपनी बच्ची को महादेव के भरोसे छोड़ वेदिका जंगल के रास्ते दौड़ते हुए अपने पति की ओर लौट रही थी कि तभी अचानक उसके कदम रुक पड़े जब पीछे से आती एक चोटी ने उसके गले पर लिपटते हुए उसको हवा में उठा दिया। दम घुटने से छटपटाती वेदिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने लाल आंखों के साथ कामिनी उसे अपनी चोटी की गिरफ्त में लिए खड़ी थी। वेदिका ने हाथ में लटके हुए अपने पैरों पर बंधा खंजर निकालते हुए कामिनी पर तान दिया। तेरी बेटी कहाँ है? मुझे कभी पता नहीं चलेगा। वेदिका ने खंजर कामिनी पर तानते हुए कहा। कामिनी अपनी चोटी पीछे लेते हुए वेदिका के करीब आ गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जो तेरे पति को मारा था वो भी यही कह रहा था। ये बात सुनकर वेदिका का दिल टूट गया, लेकिन वो एक रीवा वंशी थी। अपने फर्ज को हमेशा दिल और भावनाओं से ऊपर रखती थी। खुद को संभालते हुए वेदिका ने कामिनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुझ मेरी बेटी से मिलना है ना, वो कि तुझे, लेकिन वो दिन तेरे वंश का आखिरी दिन होगा। ये बात आज मेरी बेटी सुरक्षित है। डायन को अपनी बातों में उलझाकर वेदिका ने अपनी मुट्ठी बंद की और अगले ही पल मुट्ठी वापस खोलते हुए जादुई नीली भस्म कामिनी के चेहरे पर फेंक मारी, जिससे कामिनी घायल हो गई और उसकी चोटी की गिरफ्त से वेदिका छूट गई। इसी मौके का फायदा उठाकर वेदिका उस डायन के चंगुल से निकल भागी। नदी के बहाव से लड़ती गौरी उस टोकरी में जूझ रही थी और पानी के नीचे एक काली परछाई लगातार उसका पीछा कर रही थी। तभी एक तेज लहर से टकराकर वो टोकरी पलट गई और गौरी पानी में गिरकर डूबने लगी। इस बात से अनजान उसकी माँ वेदिका घायल हालत में सूर्यभान की हवेली आ पहुंची, जहाँ लड़खड़ाते हुए वो अपने घुटनों पर जा गिरी। सूर्यभान का पूरा परिवार हॉल में ही मौजूद था और उसकी माँ ने दौड़ते हुए जाकर लड़खड़ाती वेदिका को संभाला। डॉक्टर को बुलाओ, हमारे पास इतना जगह नहीं। अपनी रीवा बच्चियों से मदद मांगी थी। तुम मदद कर क्या गई? हमने डायन को भी जख्मी करके भगा दिया है, लेकिन वो वापस लौटेगी। वो और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर वापस लौटेगी अपने बेटे को वापस लेने के लिए। वेदिका ने विहान की तरफ देखते हुए कहा, जो पीछे खड़ी बीना की गोद में था। फिर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आप लोग चाहे कहीं पे भी चले जाए, वो आपको ढूंढ लेगी। पर हम उससे लड़ेंगे कैसे? बीना ने फिक्र भरी आंखों से वेदिका की तरफ देखते हुए पूछा। मणि के टुकड़ों से। तभी वेदिका ने अपने हाथों को खोलते हुए जगमगाती नीली मणि के कुछ टुकड़े सूर्यभान की माँ के हाथ में रख दिए और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आज ये सतमणि जिसके पास थी ना, उसके ऊपर महादेव का आशीर्वाद है और सिर्फ यही है जो डायन की शक्तियों को रोक सकती है। और जैसे वो आएगी, वो जब भी आएगी, उस पर इससे वार करिएगा। बीना ने विहान को गोद से उतारते हुए 2 कदम वेदिका की तरफ बढ़ाकर पूछा, आप जिसकी बात कर रही हैं, जिस पर महादेव का आशीर्वाद है, वो कौन है? कहाँ है वो? जहाँ भी है, महादेव की कृपा से सुरक्षित। वेदिका जिसकी बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी गौरी थी, जो इस वक्त नदी में डूबते हुए अपनी जान के लिए जूझ रही थी। उस तूफान के साथ अब बारिश भी अपने जोरों पर थी और वेदिका तेजी से पानी में और गहरा डूबती जा रही थी। तभी अचानक पानी के नीचे तैरती हुई काली परछाई सामने आई, जो कोई और नहीं बल्कि महादेव का भेजा आशीर्वाद।
कई 100 फुट लंबा एक बड़ा सा विशालकाय सांप था जो पानी के नीचे तैरता हुआ गौरी की रक्षा कर रहा था। फिर अगले ही पल उस विशालकाय सांप ने कुंडली बनाकर गौरी को अपनी जकड़ में लिया और उसे डूबने से बचाते हुए पानी से ऊपर ले आया। देखते ही देखते कई दिन बीत गए। दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में। विहान अब 8 साल का हो चुका था, जो सूर्यभान और उसके परिवार का एक अहम हिस्सा बन चुका था। पिछले 8 सालों में कामिनी या फिर किसी भी डायन की परछाई तक हवेली के आसपास नहीं दिखाई दी थी। सूर्यभान और उसका परिवार कामिनी को एक बीता हुआ पूरा सपना समझकर भुला चुके थे और खुशियों से हंसते खेलते अपनी जिंदगी बिता रहे थे। और वैसे ही एक शाम सूर्यभान अपने बेटे विहान के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था, जहाँ विहान जाकर एक जालीदार अलमारी के अंदर छुप गया था। वैसे तो सूर्यभान को पता था कि विहान कहाँ छुपा बैठा था, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखें बंद किए गिनती गिन रहा था। 7 6 5 4 3 2 1। तभी सूर्यभान के कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। उसने जैसे अपनी आंखें खोली तो सामने लाल आंखें और बड़े बड़े दांत लिए खड़ी थी कामिनी, अपने भयानक डायन रूप में। एक ही पल में सालों की खामोशी और खुशियां सूर्यभान के दिल में टूट कर बिखर गई। मैं अपने बेटे को लेने लौट आई। कहाँ है मेरा बेटा? तू मेरे बेटे तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। सूर्यभान के शब्द खत्म होते ही डायन ने अपने धारदार नाखून निकालते हुए उसके पेट में घोंप दिए। ये सब कुछ अलमारी में छुपा विहान जालीदार दरवाजे से अपनी आंखों से देख रहा था जब उसकी चीख निकल पड़ी। विहान पापा भी पूरी तरह से नहीं बोल पाया था जब सूर्यभान ने इशारे से उसे चुप करते हुए कहा, और इसी के साथ खून में लथपथ सूर्यभान जमीन पर जा गिरा। अपने पिता को इस तरह से कत्ल होते देख विहान भी सदमे से बेहोश हो गया। लेकिन कामिनी ने विहान की आवाज सुन ली थी। अपने बच्चे की आवाज कानों में पड़ते ही उसकी आंखों की भयंकर लाली की जगह ममता के आंसुओं ने ले ली थी। सालों से जिस बेटे की एक झलक तक को कामिनी तरस गई थी, आज वो अपने बेटे के चेहरे को चूमने वाली थी। विहान को देखने की आस से वो अलमारी की तरफ मुड़ी और जैसे ही उसने विहान की तरफ बढ़ना शुरू किया, तभी पीछे से किसी ने उसकी पीठ में एक खंजर से वार किया। तूने मेरे बेटे की जान ली, लेकिन मेरे पोते को कभी नहीं छीन पाएगी। वो कोई और नहीं बल्कि सूर्यभान की माँ थी। कामिनी ने पीछे मुड़ते हुए पूरी ताकत से उस पर वार किया और वो उछलते हुए दूर जा गिरी। मुझे मेरे बेटे से कोई दूर नहीं कर सकता। इतना कहते हुए कामिनी ने फिर से विहान की ओर अपने कदम बढ़ाए कि तभी बीना उन दोनों के बीच आकर एक ढाल सी खड़ी हो गई। ये तेरे लिए बेटा नहीं, मोहरा है जो तुझे अमर बनाएगा। तू इसे जन्म देकर भी माँ नहीं बन पाई, इसलिए अब मैं इसकी माँ हूँ। अपनी बात खत्म करते हुए बीना ने अपने हाथों में छुपाया खंजर निकाला और कामिनी पर वार कर दिया। लेकिन कामिनी ने बिजली की तेजी के साथ बीना का हाथ रोकते हुए खुद को उस वार से बचाया। यह खंजर किसी आम खंजर से काफी अलग दिखाई दे रहा था। इसकी धारदार नोक नीली मणि सी जगमगा रही थी और कामिनी ने भी ये देख लिया था। क्या है ये? इकलौती चीज है जो तुझे दर्द दे सकती है। सर्प मणि के टुकड़े। बीना की बात सुनकर कामिनी ने बड़ी हैरानी के साथ पूछा, ये कहाँ से आया? कामिनी को खंजर की बातों में उलझाकर बीना ने मौके का फायदा उठाया। खंजर पकड़ा हुआ जो हाथ कामिनी ने रोक कर रखा था, बीना ने खंजर उस हाथ से छोड़ा और गिरते खंजर को पलक झपकते ही दूसरे हाथ से पकड़ते हुए कामिनी की छाती में उतार दिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। कामिनी की आंखों में आंसू थे, चेहरे पर गुस्सा और दिल में दर्द। लड़खड़ाती कामिनी ने खुद को संभाला और अपने सीने से खंजर को निकालते हुए जमीन पर फेंक दिया। वो समझ चुकी थी कि ये कोई आम खंजर नहीं था और अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उसने बीना और उसकी सास की तरफ देखते हुए कहा, मैं आज मेरी हार की नहीं, अपने खानदान को बर्बाद करने की कहानी लिखी है। इसके बाद कामिनी ने अपनी आंखें बंद की और अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए मन ही मन कुछ मंत्र पढ़े। उसके बाद आंखें खोलते हुए उसने अपना हाथ अलमारी की तरफ किया जिसमें विहान बेहोश पड़ा था। लाल रोशनी सी ऊर्जा निकलकर विहान की तरफ जाने लगी। मेरी शक्ति मेरे बेटे के अंदर है। 25 साल का होते ही मुझे फिर से जिंदा करेगा। मेरा पुतला लेगा। कभी इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि खून तो आखिर खून होता है। मेरा बेटा कभी तेरे जैसा नहीं बनेगा। जीत मेरी परवरिश की होगी, तेरे खून की नहीं। कामिनी की बात का जवाब देते हुए बीना ने कहा और उसके ठीक बाद कामिनी का शरीर पत्थर में तब्दील होने लगा और देखते ही देखते वो पत्थर की मूर्ति बन गई। इसी के साथ विहान की बेहोशी भी टूट पड़ी और लाल जगमगाती आंखों से वो उठ खड़ा हुआ। उसकी लाल आंखें इस बात का प्रतीक थीं कि कामिनी की शक्तियां अब उसके अंदर समा चुकी थीं। इस बात को अब कुछ दिन बीत चुके थे।
रेहान ने उस दिन अपनी आंखों के सामने अपने पिता का कत्ल होते देखा, जिसका सदमा उसके दिल में काफी गहराई से घर कर चुका था। इसी तरह एक दोपहर रेहान अपने परिवार वालों के साथ हॉल में था जब खेलते हुए वो अचानक एक जगह रुक गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और नाखून बड़े होकर बाहर निकल पड़े। तभी वहां मौजूद उसकी चाची रश्मि ने बौखलाते हुए बीना से कहा, अरे भाभी, राक्षस है, राक्षस है। अरे तलवार कितनी वो छोटे कमलों को अलग काट के देती है। जैसे ही बीना रेहान को संभालने के लिए आगे बढ़ी, रेहान ने अपनी माँ से मिली नई शक्तियों से हॉल में पड़ी टेबल को बिना हाथ लगाए ही कई फुट ऊपर हवा में उछाल फेंका, जिससे बीना के हाथ में चोट आ गई। अरे रश्मि को रेहान पहले दिन से ही नापसंद था, या शायद वो उससे डरती थी। वजह जो भी थी, इस हादसे से वो और ज्यादा बौखला उठी। अरे आपको ये छोटा एटम बम घर में रखने क्यों है? मैं तो कहती हूँ उसको बाहर ही निकाल देते। हाँ, तभी हम सबकी ना उसी में सुरक्षा है। वहाँ मौजूद परिवार के सभी लोग रेहान के इस रूप से डरे हुए थे, सिवाय बीना के। बीना अपने कदम आगे बढ़ाते हुए रेहान की ओर बढ़ी। बीना, अरे भाभी मरो। लेकिन सबके डर को अनदेखा करते हुए बीना रेहान के पास जाकर खड़ी हो गई और उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, प्यार मिल जाए तो कांटे भी फूल बन जाते हैं रश्मि। पालने वाली माँ का प्यार जन्म देने वाली की खून पे भारी पड़ेगा। परवरिश खून से गाढ़ी होती है। तुम देखना, उस डायन का खून नहीं जीतेगा, मेरे संस्कार जीतेंगे। बीना के छूते ही रेहान का गुस्सा और उसका भयानक रूप हवा हो गया। एक ही पल में वो फिर से मासूम सा दिखने वाला 8 साल का बच्चा बन गया। फिर बीना ने अपने पर्स से एक चांदी का कड़ा निकालकर रेहान के हाथ में पहनाते हुए कहा, ये ब्रेसलेट सर्पमनी से बना है, इसे हमेशा अपने पास रखना। इसी के साथ बीना ने रेहान को अपने गले से लगा लिया। जहाँ एक तरफ सिक्के का एक पहलू रेहान अपनी शक्तियों को संभालना सीख रहा था, वहीं दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा पहलू 8 साल की गौरी आशा अनाथ आश्रम में अब भी अपने लिए एक परिवार की आस लगाए बैठी थी, जो उसे अपनाए, उसे वो प्यार दे जिसकी वो हकदार थी। सबको एक एक करके गोद लेंगे। वार्डन की आवाज सुनकर सभी बच्चे उठकर जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आंगन की ओर बढ़े। गौरी भी उनके साथ एक नए परिवार की उम्मीद में खुशी से उछलते हुए बाहर आई कि तभी वार्डन ने हाथ में डंडा लिए हुए उसे झाड़ते हुए कहा, और ये मनूस यहीं पड़ी रहेगी। मनूस है तुम। जाहिर था कि अनाथ आश्रम की वार्डन गौरी को खासा पसंद नहीं करती थी। कई साल पहले एक तूफानी रात में एक अनजान व्यक्ति गौरी को आशा अनाथ आश्रम में छोड़ गया था। उसका कहना था कि गौरी उसे नदी किनारे तट पर मिली थी। तब से यह अनाथ आश्रम ही गौरी का घर था। वार्डन की पुकार के बाद एक एक करके सभी बच्चे लाइन बनाकर बाहर आंगन में आकर खड़े हो गए। गौरी भी उनके साथ कतार के छोर पर खड़ी थी। और फिर वो कपल जो अपने लिए एक बच्चा गोद लेने आया था, एक एक करके बच्चों को देखने लगा। उन्हें देखकर गौरी के चेहरे पर एक मुस्कान और आंखों में चमक आ गई और उन्हीं चमकती आंखों ने उस कपल में औरत का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो औरत चलते हुए गौरी के पास आई कि तभी उसके पति ने कतार में से एक बच्चे को गोद में उठाते हुए कहा, ये देखो, ये लड़का कितना प्यारा है ना। लेकिन ये लड़की? उस औरत ने उदास चेहरे के साथ गौरी की तरफ देखते हुए पूछा, अरे लड़की को गोद लेके हमारा क्या भला होगा? पाल पोस के बड़ा करेंगे और वो ससुराल चली जाएगी। हमारा ध्यान कौन रखेगा? और एक बार फिर वही हुआ। एक परिवार को पाने की गौरी की आशा फिर से निराशा में बदल गई। वहीं दूसरी तरफ रेहान को परिवार तो मिल चुका था, लेकिन नफरत बांटने वाले उसकी जिंदगी में भी कम नहीं थे। एक शाम रेहान अपने चचेरे भाइयों के साथ घर के आंगन में खेल रहा था कि तभी रश्मि वहां आ पहुंची और अपने बच्चों को पीछे खींचती हुई बोली, हर्ष, अर्जुन, चलो इधर आओ। तुम दोनों को मना किया है ना, इसके पास नहीं रहना है। नहीं जाना है, वो तुम दोनों का भाई नहीं है। वो तेरे रश्मि के ताने सुनकर रेहान वहां से चला गया। रश्मि के कड़वे तानों की वजह तो रेहान को नहीं पता थी, लेकिन उसके ताने सुनकर रेहान का दिल जरूर दुखता था। और ऐसा ही कुछ हाल गौरी का था। परिवार न मिलने की टूटी उम्मीद लेकर वो आशा अनाथ आश्रम के मैदान में लगे एक बड़े से हरे भरे पेड़ के नीचे बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। उसकी आंखें नम थीं और जैसे उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर जमीन पर गिरा, वो हरा भरा पेड़ एक पल में सूख कर बंजर हो गया। ये दृश्य देखकर वार्डन दौड़ती हुई वहां पहुंची। ये पेड़ मुरझा गया। ये मनूस यहाँ बैठी है तो ये हरा भरा पेड़ मुरझा गया। ये इस नाता झुकी लायक नहीं। आज ये पेड़ मुरझाया है, कल किसी बच्चे की जान जाएगी। इतना बोलकर वार्डन गुस्से से वापस अंदर की ओर चली गई। जब गौरी का जन्म हुआ था तो खुशियों से आसपास के बंजर सूखे पेड़ भी लहरा उठे थे, और आज जब उसके आंसू टपके तो हरा भरा माहौल भी बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो गया। इस बात से ये तो साफ था कि गौरी के अंदर पनप रही शक्तियाँ कोई आम शक्तियाँ नहीं थी।
वार्डन के तानों से उदास होकर गौरी आश्रम से निकलकर चलते हुए पास वाली नदी के किनारे आ पहुंची। नदी पर लकड़ी का एक छोटा सा पुल बना हुआ था, जिस पर चलते हुए गौरी दूसरी ओर जाने लगी। वो इतनी उदास थी कि उसे आसपास कोई और नजर नहीं आ रहा। वो बस अपना सिर झुकाए हुए खुद की किस्मत को कोसते हुए पुल से गुजर रही थी कि तभी उसके हाथ ने किसी के हाथ को छुआ। अचानक गौरी को ऐसा कुछ महसूस हुआ जो उसने जाने अनजाने में 8 साल पहले भी महसूस किया था। अचानक से वहां एक सुनहरी रोशनी जगमगाई और जैसे ही गौरी ने मुड़कर देखा तो पुल पर एक बच्चा खड़ा नदी की ओर देख रहा था। उस बच्चे के बड़े बड़े नाखून और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि विहान था। गौरी का हाथ छूते विहान का गुस्सा हवा हो गया। नाखूनों और लाल आंखों की जगह उसके चेहरे पर एक मुस्कान ने ले ली। अपनी आंखों में चमक लिए विहान ने गौरी की तरफ देखकर मुस्कुराया। गौरी की नजर जब उस पर पड़ी तो उसकी उदासी भी जैसे पल भर में हवा हो गई और एक मुस्कान उसके चेहरे को छोड़ने का नाम भी नहीं ले रही थी। गौरी बिना कुछ कहे चेहरे पर मुस्कान लिए वहां से जाने लगी कि तभी विहान की नजर गौरी के नंगे पैरों की तरफ गई जिनमें चप्पलें तक नहीं थी। विहान ने जल्दी से अपने पैरों से जूते निकाले और गौरी को रोकते हुए उसे वो जूते थमा दिए। फिर विहान जैसे मुड़कर जाने लगा तभी गौरी की नजर उसके नंगे पैरों पर गई और उसने विहान को रोकते हुए बड़ी मासूमियत के साथ एक जूता उसे दे दिया और एक जूता खुद अपने पैर में पहन लिया। इस बात से अनजान की नियति ने उनके लिए क्या लिख रखा था। दोनों मासूमियत से एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए अपने अपने रास्ते निकल गए। कहते हैं समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता और इस कहानी में भी समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और समय के साथ बढ़ता रहा विहान का गुस्सा। ऐसी एक तूफानी शाम विहान अपनी हवेली की छत पर खड़ा गुस्से से आग बबूला हो रहा था। एक बार फिर अपनों के तानों ने उसे गुस्से के बवंडर में घेर लिया था और जिसके चलते विहान ने गरजते तूफान के बीच बीना का दिया हुआ कड़ा अपने हाथ से निकालकर जमीन पर फेंक दिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। कड़ी के उतरते ही विहान पर एक बार फिर उसकी माँ कामिनी की शैतानी शक्तियां हावी होने लगी। उसके नाखून बाहर आ गए और आंखें जानवर सी भयानक लाल हो उठी और अगले ही पल वो हवा में उड़ता हुआ बिजली की तारों में जा उलझा जो छत से सटे बिजली के खंभे से होकर गुजर रही थी। विहान मनी मन खुद को अपनी ताकत नियंत्रण में लाने के लिए समझा रहा था। उन बिजली की तारों का विहान पर कोई असर नहीं हो रहा था जो ये बयां कर रहा था कि कामिनी की शक्तियां उसके अंदर किस कदर पनप रही थी। वहीं कुछ ही दूर उस शाम गुजरता तूफान एक और घर पर टूट बरसा था। कोई मंदिर का प्रसाद है जिसे मेरे घर ले आए। छोड़ो मुझे। ये घर था आशा अनाथ आश्रम में काम करने वाले एक नौकर रामलाल का, जो अनाथ आश्रम में दिन रात गौरी पर बरसते तानों को अपने कानों से सुनता और उसके आंसुओं को अपनी आंखों से देखता। रामलाल एक अच्छा आदमी था जिसकी खुद की भी एक छोटी बच्ची थी और आज वो एक अनाथ बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आया था। आंगन में खड़ी गौरी को देखकर रामलाल की पत्नी लीलावती गुस्से से बौखला उठी थी, जहां रामलाल पूरी कोशिश कर रहा था उसे समझाने की। छोटी बच्ची है, उस बेचारी का दुनिया में कोई भी नहीं है। अब वैसे भी अनाथ आश्रम में लड़कियों को कोई गोद नहीं लेता। तो मैं क्या करूं? हाँ? इस पत्थर को कोई छूता तक नहीं तुम चाहते हो उसे मैं अपने गले में बांध दूं? क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? अरे बच्ची को पालने के लिए पैसे नहीं हमारे पास और तुम इसे ले आए? हाँ? अरे कुछ तो सोच लिया करो। छोटी बच्ची है वो। आंगन में खड़ी गौरी की आंखें नम थीं। अनाथ आश्रम से निकलकर भी दुख भरे तानों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वहीं दूसरी तरफ अपने भाई को बिजली की तारों में उलझा देखकर विहान के दोनों छोटे भाई उसकी तरफ दौड़े। हर्ष ने हवा में लटकते अपने भाई को बचाने के लिए जैसे ही उसके पैर पकड़े, वो भी विहान के साथ हवा में झूलने लगा। तभी अर्जुन ने समझदारी से काम लेते हुए एक हाथ से हर्ष का पैर पकड़ा जो खुद विहान के पैर पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से अर्जुन ने छत की डोली को कसकर पकड़ लिया था। विहान की शक्तियां इतनी ताकतवर थी कि बिजली की तारों से आता करंट उसके भाइयों तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो विहान के हाथों में ही घुटकर अपना दम तोड़ दे रहा था। गुस्सा नहीं, गुस्से को कंट्रोल करना है, सब ठीक हो जाएगा। अपने छोटे भाई की बात सुनकर विहान का गुस्सा उन गरजते बादलों की तरह छटने लगा और धीरे धीरे तीनों भाई जमीन पर उतर गए। विहान की आंखों में गुस्से की लाल रोशनी की जगह अब भाइयों की ममता ने ले ली थी और ऐसे ही प्यार का सहारा मिलने वाला था गौरी को अपनी सौतेली बहन के रूप में। रामलाल और लीलावती की छोटी बेटी, वो बहन जिसने न सिर्फ गौरी का हाथ थामा बल्कि वो रिश्ता निभाते हुए उसने अपनी बड़ी बहन की आंख के आंसू भी पोंछे। दोनों बच्चों को अपने अपने परिवार में एक जगह मिल चुकी थी। दोनों का बचपन हंसी खुशी बीतने लगा।
देखते ही देखते 16 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। लेकिन एक बात जो नहीं बदली थी वो थे अपनों के ताने और पुराने जख्म, जो आज भी हर रात उन्हें बुरे सपने सा रातों में जगाए रखते थे। फिर अपने पिता सूर्यभान के कत्ल का दृश्य रेहान के सपने में आया, जिससे वो घबराता हुआ उठा और उछलकर बिस्तर पर बैठ गया। उसकी आंखें लाल थी, नाखून बचपन की ही तरह बाहर। बिस्तर के सामने की तरफ रखा सारा सामान और फर्नीचर हवा में उड़ता हुआ नीचे आ गिरा। भारी सांसों के साथ चलता हुआ रेहान अपनी अलमारी तक गया और उसमें से अपने बचपन का वही सफेद जूता निकालकर सीने से लगा लिया। ये वही जूता था जिसका एक पैर उसने बचपन में एक अनजान लड़की को दे दिया था। और ऐसा ही कुछ हुआ उस लड़की गौरी के साथ भी, जो बुरे सपने से उठकर भागती हुई अपनी संदूक की तरफ गई और एक अजनबी के दिए उस सफेद जूते को गले से लगाकर रोने लगी। आंखें तो दोनों की भीगी थी। दोनों एक दूसरे को न जाने पहचाने भी ऐसा महसूस करते थे जैसे सदियों से एक साथ रहते आए हों। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए एक भाव था। वो क्या था ये अब तक वो दोनों भी नहीं जान पाए थे, लेकिन अगर वो किसी बात को लेकर निश्चित थे तो वो थी एक और मुलाकात, जिस पर दोनों को अटूट विश्वास था। रेहान और गौरी अब 24 साल के हो चुके थे। दोनों ही दिखने में बेहद खूबसूरत थे। एक तरफ गौरी के चेहरे पर अलौकिक तेज था तो वहीं रेहान के चेहरे पर मासूमियत के पीछे छिपा एक डर। अगर दोनों में इस वक्त कुछ कॉमन था तो वो उनकी विरह का दर्द था, जो दोनों की आंखों से आंसू बनकर छलक पड़ा था। फर्नीचर के गिरने की आवाज सुनकर बीना तुरंत ही अपने बेटे के कमरे में आई, जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था। रेहान का ब्रेसलेट भी जमीन पर बिखरे सामान के बीच पड़ा हुआ था, जिसे बीना ने उठाया और वो खिड़की की तरफ बढ़ी, जहाँ रेहान परेशान खड़ा बाहर चांद को देख रहा था। बीना ने वो ब्रेसलेट रेहान के हाथ में पहनाते हुए कहा, फिर से बुरा सपना देखा। ये सब क्यों माँ? सब ताकतें मुझ में क्यों है? बाकियों से इतना अलग क्यों है? आंखों में एक बुझी बुझी सी उदासी लिए रेहान ने अपनी माँ बीना से पूछा। वहीं एक और सवाल था जो गौरी की नींदें भी छीने हुए था, जो उसने अपनी छोटी बहन और किस्मत से पूछा। जी बाबा, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? ये कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब उन्हें खुद ही ढूंढने थे। कहते हैं समय के साथ सब ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे भी होते हैं जिन्हें समय अपने साथ और गहरा कुरेद देता है। वैसा ही एक घाव नासूर बनकर फिर से लौटने को तैयार था। कामिनी की कही आखिरी बात के अनुसार 25 साल पूरे होने में अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया था। अगली सुबह लेकर आई अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा, जहाँ एक सड़क किनारे सूट बूट पहने, आंखों पर स्टाइलिश चश्मा लगाए और लंबे बालों को एक समुराई की तरह बांधकर रेहान बहुत डैशिंग लग रहा था। वो अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। आज मैं व्हाइट हाउस बैंक्वेट के रास्ते में हूँ। अरे गाड़ी खराब हो गई यार, कैब का वेट कर रहा हूँ। तभी रेहान के पीछे कुछ दूरी पर एक सिल्वर रंग की कैब आकर रुकी, जिसकी ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि गौरी थी। होली हो गई। सुबह की पहली राइड मिलने पर गौरी बहुत खुश थी। उसने कार में लगी महादेव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। इस बात से अनजान रेहान ने अपने फोन पर कैब डिटेल्स देखी, जिसकी ड्राइवर एक औरत थी। यही ड्राइवर। इतना बोलते हुए रेहान ने राइड कैंसिल कर दी। वहाँ गौरी अभी राइड लोकेशन पर पहुंची थी कि उसके पास राइड कैंसिलेशन का मैसेज आया। कैंसिल कर दी? कमाल है। लोकेशन पे आके कैंसिल करना एक अदा है। लोकेशन पे आके कैंसिल करना एक अदा है। ऐसा करने वाला सबसे बड़ा गधा है। पता नहीं कौन सा इडियट है जिसे लगता है लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती। गौरी अपने फोन पर राइड डिटेल्स में रेहान का नाम चेक करते हुए खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसके फोन पर उसकी माँ का कॉल आया। हाँ माँ, व्हाइट रोज बैंक्वेट हॉल। ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ। इसी के साथ गौरी ने अपनी माँ का फोन रखा और सामने खड़े रेहान ने दूसरी राइड बुक की। फिर दोनों अपने अपने रास्ते होते हुए व्हाइट रोज बैंक्वेट हॉल की तरफ निकल गए। कुछ ही देर बाद रेहान व्हाइट रोज बैंक्वेट हॉल पहुंचकर उसकी लॉबी में खड़ा लिफ्ट का वेट कर रहा था। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला जो कि खाली थी और रेहान उसमें अंदर चला गया। लिफ्ट में जाने के लिए गौरी भी भागती हुई वहां पहुंची, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। गौरी निराश होकर सीढ़ियों की तरफ मुड़ी कि तभी लिफ्ट के अंदर से उसे एक आवाज आती सुनाई दी। लिफ्ट बंद पड़ चुकी थी और रेहान अंदर अंधेरे में फंस चुका था। गौरी उस आवाज को सुनकर फिर से लिफ्ट की ओर बढ़ी। अंदर कोई है क्या? रेहान चाहकर भी उस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। उसकी आवाज गले में जम सी गई थी, सांसें भारी होने लगी थी और आंखें नम। अपने पिता के कत्ल के समय रेहान एक अलमारी में बंद था और उसी ट्रॉमा की वजह से रेहान क्लॉस्ट्रोफोबिक हो चुका था, जिसकी वजह से वो छोटी और बंद जगहों से घबराता था, क्योंकि ऐसी तंग जगह उसे वो दर्दनाक मंजर याद दिला देती थी।
और आज भी विहान के साथ ऐसा ही हो रहा था। जब बंद लिफ्ट में पैनिक अटैक उस पर हावी हो बैठा। बाहर खड़ी गौरी समझ गई कि अंदर फंसा व्यक्ति बहुत डरा हुआ था। तभी विहान को बाहर से आती हुई आवाज फिर से सुनाई दी। आप पैनिक मत होइए, मैं हूं ना। आप मेरी बात सुनिए, अपनी आंखें बंद करिए। अब सोचिए कि आप नंगे पांव हरी घास पर खड़े। अब सोचिए कि आपके पास एक नदी बह रही है, चिड़िया चहचहा रही है, फूलों की खुशबू हर जगह है। आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उस लड़की की बातें सुनकर विहान का डर धीरे धीरे कम होने लगा और उसका पैनिक अटैक भी शांत हो गया। कुछ शब्दों के बावजूद भी वहां दोनों के बीच एक खामोशी थी। एक खामोशी जानी पहचानी, एक अपनेपन की खामोशी जो उस पल में उन दोनों ने महसूस की थी। कुछ तो था जो दोनों को एक दूसरे की ओर खींच रहा था। फिर अचानक लिफ्ट के अंदर बिजली वापस आई और लिफ्ट चल पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बेकरार थे और फिर लिफ्ट का दरवाजा खुला। चलो ना। दोनों एक दूसरे को देख पाते उससे पहले ही गौरी की छोटी बहन आकर उसे खींचते हुए अपने साथ ले गई। और एक बार फिर नियति ने दोनों को इतना करीब लाकर फिर से जुदा कर दिया। दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ एक अदृश्य डोर से बंधी थी। नियति आज नहीं तो कल दोनों को फिर से आमने सामने लाकर खड़ा कर देगी। लेकिन क्या होगा जब दो विपरीत शक्तियां एक दूसरे के सामने आएंगी? क्या उनके दिल में पनप रहे उस अनजान एहसास को प्यार का नाम मिल पाएगा, या फिर अतीत से लौट कर आई कामिनी की नजर दोनों को तबाह कर देगी? चलो ना। दोनों एक दूसरे को देख पाते उससे पहले ही गौरी की छोटी बहन आकर उसे खींचते हुए अपने साथ ले गई। और एक बार फिर नियति ने दोनों को इतना करीब लाकर फिर से जुदा कर दिया। दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ एक अदृश्य डोर से बंधी थी। नियति आज नहीं तो कल दोनों को फिर से आमने सामने लाकर खड़ा कर देने वाली थी। लेकिन क्या होगा जब दो विपरीत शक्तियां एक दूसरे के सामने आएंगी? क्या उनके दिल में पनप रहे उस अनजान एहसास को प्यार का नाम मिल पाएगा, या फिर अतीत से लौट कर आए कामिनी की नजर दोनों को तबाह कर देगी? इन सभी बातों से बेखबर ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी की लड़ाइयां लड़ रहे थे। गौरी की आस भरी आंखें लिफ्ट के दरवाजे को ताक रही थी और उसकी बहन चारू वहां आकर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे लॉबी से बैंक्वेट हॉल ले गई। यहाँ लिफ्ट से बाहर आकर विहान की आंखें भी उस जाने पहचाने एहसास को ढूंढ रही थीं जो वहां से जा चुका था। विहान कुछ सोच या समझ पाता कि तभी वहां उसके छोटे भाई अर्जुन और हर्ष लॉबी में आ पहुंचे। विहान की तरह उसके दोनों छोटे भाई भी देखने में हैंडसम थे। तीनों भाई वेल ड्रेस्ड होकर लिफ्ट से होते हुए बैंक्वेट हॉल में आ पहुंचे, जहां पार्टी का माहौल था। हॉल के एंट्रेंस पर एक डेकोरेटेड बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था वेलकम टू द कॉकटेल पार्टी मीरा एंड अनुज। अंदर बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था। चारों तरफ अमीर और एलीट क्लास लोग मौजूद थे जो फाइन डाइनिंग में बैठकर खाने पीने का मजा ले रहे थे, जहां उनके इर्द गिर्द खाने और ड्रिंक्स की प्लेट्स उठाए वेटर्स घूम रहे थे। हॉल में सामने की तरफ एक छोटा सा स्टेज था जहां एक यंग कपल खड़ा था और लोग थोड़ी थोड़ी देर में आकर वहां उन्हें कंग्रेचुलेट कर रहे थे, साथ फोटोज खिंचवा रहे थे। गौरी और चारू भी एक टेबल पर बैठे थे कि तभी एक वेटर प्लेट में खाना लेकर आया। गौरी ने वो खाना लेते हुए टेबल से उठाए टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ करते हुए वेटर की खाली प्लेट में रख दिया। वहीं गौरी से बिल्कुल ऑपोजिट था विहान, जो अपने भाइयों के साथ खड़ा था। विहान ने वेटर की प्लेट से एक ड्रिंक का ग्लास उठाया और पीने से पहले ग्लास को एक टिश्यू पेपर से साफ किया। तीनों भाई एक साथ मुस्कुराते हुए काफी खुश लग रहे थे। वहाँ टेबल पर गौरी इस तरह खाने पर टूट पड़ी जैसे सालों से उसने कुछ खाया ना हो। तभी चारू ने स्टेज पर खड़े कपल को देखते हुए कहा, कपल कितना क्यूट है ना, एकदम मेड फॉर ईच अदर। दोनों सिर्फ 20s में है, इतना जल्दी कौन शादी करता है? टेबल की दूसरी तरफ हॉल में खड़े तीनों भाइयों में भी उस कपल को लेकर ही बात चल रही थी। जब अर्जुन ने कहा, विहान ने अपने भाई की बात का जवाब देते हुए कहा, ये प्यार कोई टाइम में देख के नहीं होता अर्जुन, प्यार तो हो जाता है और जिस वक्त प्यार मिलता है ना वो वक्त अपने आप सही हो जाता है। जिस मुहूर्त में साथ मिलता है मुहूर्त अपने आप शुभ हो जाता है। हमारे भाई तो रोमांटिक निकले, तो मतलब आप ट्रू लव में बिलीव करते हो? अपने बड़े भाई को छेड़ते हुए अर्जुन ने कहा, जिसका विहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल करता हूँ। Love is the most beautiful thing in the world. दुनिया में प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही होता है। वहीं दूसरी तरफ विहान से बिल्कुल विपरीत गौरी ने खाना खाते खाते चारू से कहा और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, लोग अपने खून के रिश्ते नहीं निभा पाते, ये हार क्या करना है? मैं जो हूँ जैसा मैं प्यार डिजर्व नहीं करता। इंडिया में सच्चा प्यार होता तो
माँ बाप अपने बच्चों को अनाथ आश्रमों में नहीं छोड़कर जाया करते। हर सिर्फ कहानियों में होता है, असली दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। गौरी की बातों से उसके अंदर बचपन से पल रहा दर्द उसकी आंखों में उतर आया था, और फिर चारू की आंखों में। वहीं प्यार को लेकर विहान का सोचना गौरी से बिल्कुल विपरीत था। सच्चा प्यार होता है, बिल्कुल होता है। मेरे नसीब में नहीं तो क्या हो, लेकिन इस दुनिया में सच्चा प्यार बिल्कुल होता है। तभी गौरी ने टेबल से उठते हुए कहा, मुझे यहाँ क्यों बुला लिया है माँ ने? तू यहाँ अपने परवरिश की कीमत चुकाने के लिए आई है। तैयार हो जा, आज तू नाचेगी। गौरी ने अपनी बात खत्म की ही थी कि तभी उसकी सौतेली माँ रेखा वहां आई और अपनी बात कहते हुए गौरी के हाथों में घुंघरू और डांस के कपड़े पकड़ा दिए। गौरी की आंखें अपनी माँ की इस हरकत पर नम हो चुकी थीं। उसने अपना मुंह फेरते हुए कहा, मैं नहीं नाचूंगी। अरे तेरी ड्राइवरी से घर का किराया भी मुश्किल से निकल रहा है। मैं घर कैसे चला रही हूँ सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और वैसे भी तुम दोनों को भी तो मैंने नाच नाच के ही पाला। रेखा ने गौरी को टॉन्ट मारते हुए कहा, जिस पर गौरी ने एक बार फिर से साफ मना करते हुए कहा, लेकिन मैं ये सब नहीं करूंगी। तभी रेखा ने चारू का हाथ पकड़ा और उसे गौरी के सामने लाकर खड़ा करते हुए धमकी भरी आवाज में कहा, तो तेरी जगह तेरी बहन नाचेगी। और फिर घुंघरुओं को सामने करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। ये घुंघरू तेरी जगह तेरी बहन के पाँव में बन देंगे। ये बात सुनकर गौरी की आंखों में आंसू थे और उसकी आंखें घुंघरुओं पर टिकी थीं। तभी पीछे लाउड स्पीकर पर पार्टी के एंकर की अनाउंसमेंट गूंजने लगी। दोस्तों, अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब एक ऐसा डांस परफॉर्मेंस होने वाला है जो देख के आप सबके दिल में आग लग जाएगी, आग। डांस अनाउंसमेंट सुनते ही विहान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उसके मन में फिर से अतीत का शोर गूंजने लगा। विहान की माँ नाचने वाली थी। इस बात से विहान के मन में आग सी लग गई। वो अंदर से तिलमिला सा उठा। कुछ देर उसके मन में यही सब चलता रहा और फिर अचानक ही वो हॉल से बाहर की ओर जाने लगा। उसके साथ उसके दोनों भाई भी उसके पीछे पीछे चल दिए। तभी अनुज, जिसकी आज पार्टी थी, उसने विहान को बाहर जाते हुए देखा और रोकते हुए कहा, भाई, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? चाहते हो शादी एक ऐसा रिश्ता है जिस पर लोग 7 जन्म की बुरी नजर नहीं पड़ने देते। तुमने जिस दिन रिश्ता जोड़ा, उसी दिन रिश्ते तोड़ने वाली को बुला लिया। औरत आँख का काजल होती है, लेकिन एक नाचने वाली सिर्फ कलम को सकती है। एक ऐसी औरत जिसकी अगर परछाई भी किसी पे पड़ जाए, दुनिया की हर खुशी मैली हो जाती है। विहान के भाई उसका दर्द समझते थे और उसकी बातों को अपने दिल में महसूस कर पा रहे थे। फिर विहान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अनुज से कहा, आज ही रात आपको मुबारक हो, लेकिन जिस महफिल में ऐसे लोग आते हो, वहाँ रहना एक पल भी मैं अपनी बेइज्जती समझता हूँ। अपनी बात खत्म करते हुए विहान बाहर की तरफ बढ़ने लगा और उसी समय दूसरी ओर गौरी पीले रंग के नाचने वाले कपड़े और घुंघरू पहनकर स्टेज पर आई, जिसकी आंखें नम थीं और सामने कुर्सियों पर ढेर सारे लोग उसे नाचता हुआ देखने के लिए वहां बैठे थे। विहान चलता हुआ हॉल के बाहर चला गया और अर्जुन अपने भाई को आवाज लगाते हुए उसके पीछे जाने लगा। भैया, तभी हर्ष ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए कहा, मैंने तो अर्जुन, भैया का सबसे बड़ा दर्द, मैंने दर्द वापस आ गए, वो नहीं रोकेंगे। विहान ने गुस्से में अपने हाथ से कड़ा निकाला, जिसमें लगी नीली सर्प मणि जगमगाने लगी और उसी के साथ जगमगाने लगी विहान की आंखें। विहान ने कड़े को अपनी कोट की जेब में रखा और लाल भयानक आंखों के साथ गुस्से में बिल्डिंग से बाहर चला गया। वहीं हॉल के अंदर स्टेज पर खड़ी गौरी के मन में अपनी माँ की कही बातें गूंज रही थीं। तेरी ड्राइवरी से घर का किराया भी मुश्किल से निकल रहा है। आज तू नाचेगी। तभी गौरी को एक खांसी आती है और खांसी के साथ ही वो नीचे झुक गई। फिर उसने अपने पीछे छुपाए ढेर सारे कोविड फेस मास्क निकाले और जनता को दिखाते हुए बड़े ड्रामेटिक स्टाइल से कहने लगी, बस किया। 1-2 दिन की जेल हो जाए, फांसी ना हो। अरे भाई, 1-2 दिन की जेल हो जाए, फांसी ना हो। मुझे तो हो ही चुकी है। Sorry, पर आप सबको फांसी ना हो, इसी से। गौरी ड्रामा करते हुए लोगों के पास जा जाकर खांसने लगी और सबको मास्क थमाते हुए कहने लगी। गौरी की माँ उसे देखकर गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वहीं उसकी बहन चारू के चेहरे पर अपनी बहन को सबके सामने ऐसे नाचते हुए न देखने की खुशी थी। गौरी आगे कुछ बोलना चाहती थी कि तभी उसे सच में एक जोर की छींक आई और इसी के साथ वहां मौजूद बाउंसर्स ने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के इशारे पर तीनों को धक्का मारकर पार्टी से बाहर निकाल दिया, जिससे तीनों जमीन पर जा गिरे। अरे वैसे कोई धक्का देता है? बेवकूफ कहीं के। रेखा ने उठते हुए बाउंसर्स को चिल्लाया, जो उसे अनसुना कर वहां से जा चुके थे। गुस्से में डूबी रेखा गौरी की तरफ मुड़ी और उसे खरी खोटी सुनाने लगी। आज तेरे नाटक की वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है गौरी। तुझे कभी माफ नहीं कर सकती, पर नाम
कहानी और बनना भी नहीं चाहती। आज मुझे पता चला क्यों तेरे माँ बाप तुझे पैदा होते ही सड़क के किनारे छोड़कर चले गए। क्यों तुझे यतीम खाने से किसी ने भी गोद नहीं लिया। अरे कुछ तो कमी रही होगी ना तुझ में भी। बस तो लगता था तू बेवकूफ है, पर तू सिर्फ बेवकूफ नहीं है, मनहूस भी है तू, मनहूस कहीं। रेखा के ताने गौरी के दिल को गोलियों से छलनी कर रहे थे, जिसका दर्द उसकी आंखों में आंसू बनकर उतर आया था। जैसे अनदेखा करते हुए रेखा चारों का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे वहां से ले गई। चल मेरे साथ, छोड़ दे उसे। गौरी वहीं अपना टूटा दिल लिए खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस्मत क्यों उसके साथ ऐसा कर रही थी। अपनी किस्मत से लाचार वो गुस्से में रोते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल आई और अपनी कैब कार में बैठकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी ओर गुस्से में डूबा विहान जंगल किनारे बने एक बड़ी से लकड़ी के टावर पर जाकर बैठ गया। पीछे हरा और घना जंगल था, पेड़ों से ढकी बड़ी बड़ी पहाड़ियां और उनके ऊपर मंडराते काले गहरे बादल जो कड़कती बिजली के साथ कभी भी बरस पड़ने को तैयार थे। लकड़ी के टावर पर बैठे विहान के बाल हवा में लहरा रहे थे और गुस्से में लाल रोशनी सी जगमगाती आंखों में अब दर्द उतर चुका था। विहान के मन में अब भी अपनी माँ को लेकर बचपन के भूत परेशान कर रहे थे। औरत आँख का काजल होती है, सिर्फ नाचने वाली सिर्फ कलम कर सकती है। विहान की माँ नाचने वाली थी। बचपन से लेकर अब तक विहान ने अपने गुस्से पर काफी कंट्रोल करना सीख लिया था। अपनी डायन माँ से मिली शक्तियों को अब वो धीरे धीरे काबू करने लगा था, लेकिन अपने दिल का दर्द कैसे काबू किया जाए ये वो अब तक नहीं सीख पाया था। वहीं कोई और भी था जो उतना ही दर्द अपने दिल में छुपाया था। कुछ ऐसा ही हाल गौरी का भी था, जो बैंक्वेट हॉल से निकलने के बाद कुछ ही दूर एक सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी का बोनट खोले खड़ी थी। गाड़ी की पार्किंग लाइट्स अंधेरे में जगमगा रही थी। किसी वजह से गाड़ी खराब होकर बंद पड़ चुकी थी। गौरी पूरी कोशिश कर रही थी अपनी गाड़ी को ठीक करने की, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने मन में चलते तानों पर था। आज मुझे पता चला क्यों तेरे माँ बाप तुझे पैदा होते ही सड़क के किनारे छोड़कर चले गए। क्यों तुझे यतीम खाने से किसी ने भी गोद नहीं लिया। अरे कुछ तो कमी रही होगी ना तुझ में भी। मनहूस भी है तू, मनहूस। रेखा के तानों से गौरी की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसका दर्द देखकर मानो आसमान भी रो पड़ा हो। खराब मौसम की वजह से अचानक जोरों की बारिश होने लगी और कड़कती बिजली के नीचे गौरी भीगने लगी। वहीं कुछ दूरी पर जंगल किनारे टावर के ऊपर बैठा विहान भी अपने ही ख्यालों में डूबा था कि तभी अचानक बारिश होने लगी और उसकी नजर नीचे दूर जंगल किनारे वाली सड़क पर पड़ी, जहाँ एक लड़की गाड़ी खराब होने की वजह से भीग रही थी। विहान ने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही अपना हाथ हवा में उठाते हुए फिर आया और एक इशारे के साथ ही बिजली की तेजी से लाल रोशनी उसकी हथेली से होकर गुजरी। सड़क पर गौरी बारिश में हेल्पलेस होकर भीग रही थी कि तभी एक लाल छाता हवा में उड़ता हुआ आया और गौरी से टकराया। गौरी ने छाता उठाते हुए खुद को भीगने से बचाया और यहाँ वहाँ देखने लगी कि आखिर किसका छाता उस तक उड़ते हुए आ पहुंचा था, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। वो छाता कहीं और से नहीं बल्कि विहान की मदद से वहाँ आया था, जिसे छूते ही गौरी के सभी दर्द गायब हो गए और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। चाहे दोनों की जिंदगी कितनी भी अलग क्यों न थी, लेकिन नियति किसी न किसी बहाने से दोनों को जोड़े हुए थी और बहुत ही अनोखे ढंग से अपने रंग दिखा रही थी। बारिश और तेज होने लगी थी। गौरी की गाड़ी ठीक होते ही वो घर की तरफ निकल पड़ी। वहीं बढ़ती हुई बारिश के चलते विहान भी वहां से निकलकर अपने घर आ पहुंचा, जहां उसकी माँ बीना विहान की छोटी बहन संध्या के पास चलते हुए आई। तेरी सोशल मीडिया पे जितनी पुरानी तस्वीरें हैं ना, जीन्स पहनकर दोस्तों के साथ, उन्हें हटा दे। संध्या अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, जिसने उठते हुए बड़ी मासूमियत से बीना की बात पर सवाल किया। लेकिन क्यों ताई जी? क्योंकि तेरे लिए रिश्ता आया है। लेकिन ताई जी अब तेरी ताई जी सही कह रही है। संध्या अपनी बात खत्म कर पाती कि तभी दरवाजे के घर से अंदर चलकर आते हुए विहान ने बीच में बोलते हुए कहा और फिर चलते हुए संध्या और बीना के पास आकर खड़ा हो गया। संध्या देखने में काफी खूबसूरत थी, जिसका सांवला रंग उसके नए नक्श पर सोने पर सुहागा था। वहीं दूसरी तरफ गौरी भी अपने घर पहुंच चुकी थी और भीगे हुए कपड़ों में अपने घर में खड़ी चारू से बात कर रही थी। मुझे पढ़ाई नहीं करनी। अगर मेरे फीस के लिए आपको इतनी रात तक काम करना पड़े तो मुझको। चारू की बात सुनते ही गौरी ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे बीच में काट दिया। पागल हो गई है तू? मैं कॉलेज नहीं गई क्योंकि मेरी कोई बड़ी बहन नहीं थी। तेरी तो बड़ी बहन है ना, तो वो करेगी जो तेरे दिल में आएगा। शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी दिल से नहीं दस्तूर से चलती है। जहाँ एक तरफ गौरी अपनी छोटी बहन को समझा रही थी,
वहीं उसकी फिलॉसफी से ऑपोजिट विहान अपनी छोटी बहन को अपने नजरिए से समझा रहा था। विहान ने संध्या का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। तू जिस घर में जाएगी वहाँ के रूल्स मानने पड़ेंगे, उसी घर को अपनी प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। और तेरी प्रायोरिटी तू होनी चाहिए, तेरा करियर, तेरे सपने होने चाहिए। वहीं गौरी का सोचना विहान से बिल्कुल विपरीत था, जिस पर चारू ने भीगी हुई आंखों से पूछा। कैसे सपने भी? मम्मी नहीं अरेंज मैरिज करवा देगी। हाँ तो अरेंज मैरिज किसी गारंटी कार्ड के साथ आती है क्या? कल को जाके ससुराल में कुछ भी हो सकता है। हर लड़की भले काम करे ना करे, लेकिन उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि जरूरत पड़ने पर वो काम कर सके। और शादी का मतलब ये थोड़ी होता है कि लड़की हमेशा सर झुका के रहेगी। सर झुकाना पड़ता है सबको, क्योंकि लड़की के सर पर दो घरों की इज्जत का भार होता है। लड़कियों के हाथ में होती है घर की इज्जत, और लड़के के हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर्स। वाह, क्या बंटवारा किया है। फैमिली की इज्जत की जिम्मेदारी सिर्फ लड़की क्यों ले? सबको लेनी चाहिए। हमेशा लड़की सर झुका के रहे, सारी बातें माने। जो बात गलत है उसे गलत कहने की हिम्मत हर लड़की में होनी चाहिए। वहीं लड़की को लेकर विहान का सोचना गौरी से बिल्कुल अलग था। लड़की में गलत बात पर भी चुप रहने का सब्र होना चाहिए, क्योंकि हर फैमिली को ऐसी ही बहू चाहिए। अगर उस फैमिली में फिट होना है तो लड़की को खुद को बदलना पड़ता है। थोड़ा तो फैमिली भी बदल सकती है ना। अगर वो फैमिली सिर्फ लड़की से ही उम्मीद करे कि वो खुद को पूरी तरह बदल देगी, तो शायद वो उस लड़की के लिए सही फैमिली है ही नहीं। जहाँ अपने पिता से मिले संस्कार गौरी की बातों में झलकते थे, तो वहीं दूसरी तरफ विहान की बातों पर बीना को गर्व था। उसे अपनी परवरिश पर गर्व था। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि बीना का गर्व गर्व बना रहेगा या एक माँ की ममता का भ्रम बनकर टूट पड़ेगा। लेकिन इस माँ की ममता को जल्द ही नजर लगने वाली थी एक डायन की। शहर से काफी दूर घने जंगल के बीच 3 डायनी दिखाई दी थी। ये वही डायनी थी जो कामिनी की सेवा करती थी। इतने सालों में इन तीनों के चेहरे पर एक झुर्री तक नहीं आई थी। वो देखने में अब भी वैसी जवान और खूबसूरत थी। कुछ दूर चलने के बाद वो डायनी एक सुनसान गुफा के अंदर आ गई, जो काफी बड़ी थी। गुफा के बीचों बीच एक समतल जमीन थी, जिसे देखकर तीनों ने अपने सिर झुकाए कि तभी अचानक पूरी गुफा में भूकंप सा आने लगा और गुफा कांपने लगी। फिर उसी समतल जमीन को फाड़ता हुआ एक पत्थर का पुतला बाहर आने लगा। धीरे धीरे वो पुतला पूरी तरह से जमीन से ऊपर आ गया, जो किसी औरत का था। यह कोई मामूली पुतला नहीं बल्कि खुद कामिनी थी, जो कई सालों पहले सर्प मणि के वार से पत्थर बन चुकी थी। अपनी मालकिन को प्रणाम करने के बाद बीच वाली डायन ने कहा, काल सर्प ग्रहण लगने में सिर्फ 2 रातें बची। जैसा आपने कहा था वैसा ही होगा। वो लड़की सर्प मणि तक पहुँचे, उससे पहले हम उस तक पहुँच जाएंगे। ये डायन उसी मणि की बात कर रही थी जिसे वैदिका ने गौरी के बचपन में उसके हाथ से निकालकर बीना को सौंप दिया था। उस डायन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, उस मणि को ढूंढने के लिए हम जान लेने को भी तैयार हैं और जान देने के लिए भी। आपको अपने बेटे के लिए जागना होगा, क्योंकि सिर्फ वही आपको सर्वशक्तिशाली डायन बना सकता है। जहाँ एक तरफ डायनों को काल सर्प ग्रहण का इंतजार था, वहीं दूसरी तरफ बीना आज की रात को लेकर परेशान थी। वो अपने घर के हॉल में परेशान होकर इधर उधर घूमते हुए अपनी सास से बात कर रही थी। आज पूर्णिमा की रात है माँ जी, और विहान अच्छी तरह जानता है पूनम की रात उसे क्या हो जाता है। ऊपर से 2 दिन बाद काल सर्प ग्रहण लगने वाला है, और ये लड़का अभी तक घर नहीं लौटा। अपने बेटे विहान के लिए परेशान बीना यहाँ वहाँ घूम रही थी कि तभी घर का दरवाजा अचानक एक तेज हवा से खुला और सामने विहान खड़ा था। उसकी सांसें तेज थी और बाहर तूफान का मौसम था। उसके चेहरे पर एक डर सा था और तेज चलती हवाएं उसके बालों को उड़ा रही थी। विहान को देखते ही बीना भागकर दरवाजे तक जाने लगी कि तभी एक जोरदार कड़कती बिजली के साथ बीना के कदम बीच में ही रुक गए, जब उसकी नजर विहान की लाल चमकती आंखों पर गई और उसी के साथ विहान के नाखून खंजर की तरह बाहर निकल आए। लेकिन विहान ने उन शक्तियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। कड़े की मदद से उसने शक्तियों को काबू में रखते हुए अपने नाखून फिर से अंदर कर लिए और आंखों की लाल रोशनी भी शांत कर ली। लेकिन विहान की आंखें फटी थी और उसका ध्यान जैसे वहां था ही नहीं। अपने बेटे को इस हालत में देखते हुए बीना दौड़कर उसके पास गई और उसको सर से सहलाते हुए हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आई और घर के पीछे वाले हिस्से में बनी बेसमेंट की तरफ ले गई। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त बीना विहान का हाथ थामे हुई थी कि तभी विहान दर्द से चिल्लाया, माँ! उसकी आंखों में फिर से लाल रोशनी चमकी और गायब हो गई। विहान पर बार बार डायनी शक्तियां हावी हो रही थी, लेकिन विहान हर बार उन्हें बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था। उसके चेहरे पर दर्द और थकान साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो और खुद पर वो अपना कंट्रोल खोता जा रहा हो। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बीना के आंसू थम नहीं रहे थे। विहान के सिर को सहलाते हुए वो उसे बेसमेंट के अंदर ले गई।
बेसमेंट की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो यहाँ सालों से कोई आया ना हो। हर तरफ सिर्फ धूल और मकड़ियों के जाले जमे थे। बेसमेंट में एक तरफ पेड़ की सूखी हुई पत्तियां बिखरी थी और सूखी हुई बड़ी बड़ी जड़ें लटक रही थी, जिनके साथ लटक रही थी जंजीरें और उसमें लिपटी बेड़ियां। मीरा ने विहान को वहां ले जाकर बेड़ियों से बांधना शुरू किया। विहान को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ये पहली बार नहीं कर रहा था। जब भी पूनम की रात होती थी और विहान पर डायनी शक्तियां हावी होने लगती थी, तो बीना उसे यहाँ बेसमेंट में लाकर बांध दिया करती थी ताकि वो खुद को और किसी और को नुकसान न पहुंचा पाए। बीना ने विहान के पैरों में बेड़ी डाली और फिर जैसे ही वो हाथों तक आई कि तभी विहान ने अपनी माँ का गला पकड़ लिया। विहान की आंखें लाल हो गई और अगले ही पल उसने बीना को हवा में उछालते हुए फेंक दिया, जो सामने वाली दीवार की खिड़की से जा टकराई और खिड़की का कांच तोड़ते हुए दूसरी तरफ जा गिरी। विहान पर डायनी शक्तियां पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। उसके नाखून बाहर आ चुके थे और आंखें शैतान सी लाल। अपने पैरों की बेड़ियों को खोलते हुए वो गुस्से में बीना की तरफ बढ़ने लगा, जो सामने जमीन पर जा गिरी थी। उसकी तरफ बढ़ते हुए विहान ने अपने हाथ का सर पकड़ा उतार कर बीना की ओर फेंक दिया। बीना जानती थी कि उसकी तरफ जो चलकर आ रहा था वो विहान नहीं, डायन का अंश था। अपनी जान बचाने के लिए बीना अपने पैरों पर खड़ी हुई। विहान एक एक कदम करके बीना की तरफ बढ़ता गया और उसके हर कदम के साथ बीना के कदम पीछे हटते गए और फिर दोनों के कदम रुक गए जब बीना को अपने पीछे एक दीवार महसूस हुई। बीना की मौत उससे बस कुछ इंच दूर थी। तभी उसने विहान के फेंके हुए कड़े में जड़ा सर्प मणि का चमकता हुआ छोटा सा टुकड़ा अपनी हथेली में लिया। जैसे विहान के हाथ बीना की गर्दन तक पहुंचे, बीना ने अपनी हथेली से उसके माथे को छुआ। हथेली में मौजूद सर्पमणि के टुकड़े के विहान को छूते ही एक नीली रोशनी के साथ विहान हवा में उछलता हुआ कई फुट दूर जाकर एक दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। वो धक्का इतना जोरदार था कि विहान के उससे टकराते ही दीवार में गहरी दरारें पड़ गई। मीना की आंखों में अपने बेटे की हालत के लिए आंसू थे। किसी तरह बड़ी मुश्किल से पूनम की रात गुजर गई। अगली सुबह विहान तैयार होकर अपने कमरे से होता हुआ हॉल की तरफ जा रहा था। तभी उसे उसके दादी के कमरे से बातचीत की आवाज सुनाई दी। वो चलकर कमरे तक गया और बाहर दरवाजे से ही अपनी माँ और दादी की बातचीत सुनने लगा, जो उसे लेकर परेशान थी। कल काल सर्प ग्रहण के बाद तो विहान और ज्यादा बेकाबू हो जाएगा अपना। शायद हमें पंडित जी की बात मान के विहान की शादी करा देनी चाहिए बाजी। दो हथेलियां मिलेंगी तो लकीरों के दोष भी आपस में बट जाएंगे। लेकिन विहान के हिस्से का आधा दुख सह लेने वाली लड़की कोई मामूली लड़की नहीं होगी। ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? जहाँ एक तरफ विहान की दादी और माँ उसके लिए लड़की को लेकर परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ गौरी और चारू अपने कमरे में अपने अपने बिस्तरों पर गहरी नींद में सो रही थी कि तभी गौरी को अपने ऊपर कुछ महसूस हुआ और उसकी आंखें खोलने पर एक काला सांप फन फैलाए अपना मुंह खोलकर उसके ऊपर बैठा था। उस सांप को देखकर गौरी की आंखों में डर का एक तिनका तक नहीं था। वो सांप की आंखों में आंखें डालकर उससे बातें करने लगी जैसे कि वो अच्छे से उसे जानती हो। मुझे पता है, काल सर्प ग्रहण का दिन आ गया है। इतना बोलते हुए गौरी ने अपनी आंखें बंद की और करवट बदलते हुए सोने लगी। उसके करवट बदलते ही सांप भी बिस्तर से रेंगता हुआ नीचे उतर गया। तभी अचानक गौरी डर के मारे चिल्लाते हुए उछल गई और अपने बिस्तर को यहाँ वहाँ करने लगी। उसकी चीख से पास वाले बिस्तर पर सोई चारू भी उठ गई। दीदी, हम गरीब हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सोच लेने से करना शुरू कर दो। लगता है मैं कोई सपना देख रही थी। चारू की बात सुनकर गौरी को रियलाइज हुआ कि वो महज एक सपना देख रही थी। उसके बाद उसकी सांस में सांस आई और दोनों बहनें फिर से सोने चली गई। लेकिन गौरी को नहीं पता था कि वो एक सपना नहीं बल्कि सच्चाई थी। तभी वो सांप बिस्तर के नीचे से रेंगता हुआ खिड़की से बाहर चला गया। फिर अगली सुबह के साथ वो दिन आया जिसका किसी को अगर बेसब्री से इंतजार था तो किसी को उसके आने का डर। विहान सुबह सुबह ही तैयार होकर अपने हाथ में एक लेदर बैग लिए घर से निकलने को तैयार था। वहीं दूसरी तरफ जंगल किनारे रीवा वंशीय कबीले की दाइयां एक बड़े से पेड़ के नीचे अपने पंडाल में बैठी थी। उनमें सबसे बुजुर्ग दाई, जिसके हाथों से गौरी का जन्म हुआ था, आज अपने हाथों में पुराने दस्तावेज लेकर खड़ी थी, जो पौराणिक काल के दस्तावेज दिखाई पड़ रहे थे, जिन्हें पत्तियों को सुखाकर बनाया गया था और उनके ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा गया था। काल सर्प ग्रहण के बाद भविष्यवाणी सत्य होनी शुरू होगी। उस पौराणिक दस्तावेज पर भविष्यवाणी लिखी थी, जिसे पढ़ते हुए दाई के चेहरे पर आने वाले तूफान का डर साफ नजर आ रहा था। फिर दाई ने भविष्यवाणी को आगे पढ़ते हुए कहा, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन इनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज कुछ बड़ा होने वाला है। आज
काल सर्पदोष की रात थी। आज वो होने वाला था जिसका इंतजार नियति खुद काफी सालों से कर रही थी। क्या हो जब आज विहान और गौरी एक दूसरे के सामने आएंगे? क्या आज कामिनी सालों की कैद के बाद पत्थर से वापस अपने असली रूप में आ पाएगी? और क्या हो जब डायनी शक्तियां पूरी तरह से विहान पर हावी हो जाएंगी? जानने के लिए सुनिए जादू तेरी नजर, डायन का मौसम।